जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत पे कभी बात किया नहीं करते। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेहनत कीजिए और उसके बाद जो है आपका किस्मत अपने आप साथ देगा। तो आप लोग के स्वागत है उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेज में, और हम आप लोग के आज बताएंगे जैक मॉडल। जो जैक है उसके द्वारा एक मॉडल जो है दिया गया है बायोलॉजी का क्लास 11th का, जिसमें से 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं। उसके बारे में हम सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये चीज़ आप देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, स्पीसीज प्लांटेरम वाज रिटन बाय, यानी स्पीसीज प्लांटेरम जो है यह किसने लिखा था। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वह लिखे थे कैरोलस लिनियस। किसने लिखे थे? कैरोलस लिनियस। अब कहिएगा सर स्पीसीज प्लांटेरम होता क्या है। तो स्पीसीज प्लांटेरम की बात करते हैं तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है यह एक पुस्तक है। स्पीसीज प्लांटेरम एक पुस्तक है और इस पुस्तक की बात करते हैं, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक की बात करते हैं तो यह जो किसने लिखे थे, तो यह कैरोलस लिनियस ने लिखे थे। कब लिखे थे? तो 1 मई 1753 ईस्वी में, 1 मई 1753 ईस्वी में यह स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक को प्रकाशित कर दिया गया था। अब इस पुस्तक में आखिर क्या था, तो यह पुस्तक की बात करते हैं तो इस पुस्तक में लगभग 6000 से भी ज्यादा, लगभग 6000 से भी ज्यादा यानी 6000 से भी ज्यादा पौधे के बारे में चर्चा किया गया था और उसके बारे में पूरी तरह से उसका वैज्ञानिक नाम, डिटेल्स पूरा सारा जो भी डिस्कस किया गया था स्पीसीज प्लांटेरम में। किसके द्वारा किया गया था? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। और कैरोलस लिनियस सिर्फ यही नहीं, स्पीसीज प्लांटेरम सिर्फ पुस्तक नहीं लिखे थे, उन्होंने एक और काम किए थे। क्या काम किए थे? तो उन्होंने द्विनाम पद्धति दिए थे। क्या दिए थे? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम। और यदि हम लोग बाइनोमियल सिस्टम की बात करते हैं, तो बाइनोमियल सिस्टम भी किसने दिए थे? तो बाइनोमियल सिस्टम भी दिए थे। कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस दिए थे। वो भी कब दिए थे? तो अभी 1753 ईस्वी में ही दिए थे। कब दिए थे? 1753 ईस्वी में। तो बाइनोमियल नेम क्या होता है? द्विनाम पद्धति क्या होता है? द्विनाम पद्धति की बात करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो देखिएगा आप लोग वैज्ञानिक नाम तो जानते होंगे ना, तो जो वैज्ञानिक नाम होता है ना वो हमेशा द्विनाम में रहता है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम, तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। अब एक चीज बताइएगा, एक यहाँ पर क्या आया? एक होमो आया, एक क्या आया? होमो आया, एक क्या आया? सेपियंस आया। दो शब्द आया कि नहीं? एक ए नाम आया होमो और एक सेपियंस। इसी को क्या बोलेंगे? एक नाम ए और एक नाम ए। कितने नाम? तो 2 नाम, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। जैसे में आप यहाँ पर भी एक और देख सकते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। अब एक चीज बताइएगा, मैंगीफेरा इंडिका जो है, एक मैंगीफेरा हो गया और क्या आया? इंडिका, यानी एक नाम मैंगीफेरा और एक नाम इंडिका, 2 नाम हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। तो मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह आम का है। किसका है? आम का वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आम का वैज्ञानिक नाम हो गया क्या? मैंगीफेरा इंडिका। अब यहां पर देखिएगा मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम हो गया। अब यहां पर ये चीज देखिएगा, एक मैंगीफेरा एक इंडिका, ये 2 शब्द हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति भी किसने लिखे थे? तो कैरोलस लिनियस। किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस। और स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक भी किसने लिखे? तो कैरोलस लिनियस। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग लिख भी लिए होंगे और इसको लिख करके पूरी तरह से याद भी कर लीजिएगा। इधर डेट भी लिख लीजिएगा बाबू, सारा चीज आप लोग समझते चलिएगा और अपना नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आएगा जो क्लास 11th में जो फाइनल एग्जाम होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। एक चीज हम आपको बता दें कि वानस्पतिक नाम के मतलब होता है, वानस्पतिक नाम के मतलब होता है वैज्ञानिक नाम। क्या होता है? वैज्ञानिक नाम। तो वानस्पतिक नाम के मतलब होता है वैज्ञानिक नाम। तो किसका वैज्ञानिक नाम के बोल रहा है? तो सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या होती है, अर्थात सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होती है। तो सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम यानी वानस्पतिक नाम तो ये होता है आपका हेलियंथस एनस। क्या होता है? हेलियंथस एनस, हेलियंथस एनस। सूर्यमुखी का, सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेलियंथस एनस। सभी कोई लिख लीजिएगा। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, जैसे यहां पर और सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी तो किसी के ना किसी का वैज्ञानिक नाम ही होगा। तो जब किसी के ना किसी वैज्ञानिक नाम होगा तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किसका वैज्ञानिक नाम है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका है क्या? ब्रासिका, ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस। ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस यानी ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह जो वैज्ञानिक नाम मस्टर्ड का, किसका है? मस्टर्ड का, यानी मस्टर्ड की बात करते हैं यानी सरसों। किसका? सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस। क्या है? ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस। सरसों तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग गाना भी सुने होंगे, खेसारी लाल के गाना है सरसों के सगिया, सुने तो ये होंगे। तो चलिए देखिएगा सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए जो अभी हम इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, मैंगीफेरा इंडिका। देखिएगा मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगीफेरा इंडिका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है आम का। किसका है? आम का, जिसे मैंगो भी बोला जाता है। आम का यानी जिसे मैंगो भी बोला जाता है। तो मैंगो के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते होंगे, आम के बारे में भली भांति जानते होंगे। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। चलिए देखिएगा अब उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं ना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो लीची चिनेंसिस ना, लीची चिनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो लीची चिनेंसिस जो है यह वैज्ञानिक नाम है लीची का। किसका नाम है? लीची का। लीची से ही शुरुआत में ही लीची दिया हुआ है, तो सीधी से समझ जाइएगा कि लीची चिनेंसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? लीची का ना। अब यहाँ पर तीनों हम लोग देख लीजिए। सनफ्लावर, सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस, ब्रासिका कॉम्प्रेस्टिस का सरसों, और यदि मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो मैंगो अर्थात आम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है फुकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? फुकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? इन विच अलगी फुकोजैंथिन इज फाउंड, यानी फुकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो फुकोजैंथिन किस शैवाल में पाया जाता है? तो फुकोजैंथिन की बात करते हैं तो फुकोजैंथिन जो पाया जाता है वह पाया जाता है आपका भूरा शैवाल में, अर्थात ब्राउन अलगी में। भूरा शैवाल में, भूरा शैवाल में क्या पाया जाता है? फुकोजैंथिन। फुकोजैंथिन होता क्या है? तो फुकोजैंथिन की बात करते हैं तो फुकोजैंथिन एक वर्णक है। क्या है? वर्णक है, जिसे पिगमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिगमेंट भी बोला जाता है। तो फुकोजैंथिन एक वर्णक है। और यह वर्णक की बात करते हैं, आपका ये सर वर्णक क्या होता है? तो पेड़ पौधे में जो कलर होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होते हैं पेड़ पौधे के, वह वर्णक के कारण ही होते हैं, पिगमेंट के कारण ही होते हैं। जैसे यदि हम आपसे पूछे कि बाबू बताइए पेड़ पौधे के पत्ता का रंग हरा क्यों होता है? तो आप बोलिएगा सर क्लोरोफिल के कारण, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है क्या? तो क्लोरोफिल वर्णक है, अर्थात पिगमेंट है। बात समझ में आया? तो उसी तरह फुकोजैंथिन भी क्या है? वर्णक है, पिगमेंट है। और इसी पिगमेंट के कारण, फुकोजैंथिन पिगमेंट के कारण ही ना शैवाल का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है, ये लाल शैवाल ना, लाल शैवाल यानी लाल शैवाल की बात करते हैं तो लाल शैवाल जो होता है, लाल शैवाल में कौन सा आखिर पिगमेंट वर्णक पाया जाता है जिसके कारण वह लाल शैवाल हो जाता है? तो फिकोएरिथ्रिन, फिकोएरिथ्रिन, फिकोएरिथ्रिन। फिकोएस्थिरिन ना, फिकोएस्थिरिन एक वर्णक होता है।
फिकोएस्थेरिन एक वर्णक होता है जिसके यदि हम लोग बात करते हैं पिगमेंट होता है फिकोएस्थेरिन, और यह पिगमेंट किस में पाया जाता है, लाल शैवाल में पाया जाता है, जिसके कारण लाल शैवाल का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आपको समझ में आया होगा। दूसर का यदि हम लोग बात करते हैं तो हरा शैवाल हरा क्यों होता है, तो आपको भी एक चीज पता होना चाहिए कि हरा पेड़ पौधे में यदि हरा कोई है तो सीधी सी बात समझिएगा कि वह हरा इसलिए है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल। तो कौन सा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के भी प्रकार होता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं हरा शैवाल में, जिसके कारण उस शैवाल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो हम लोग तीनों देख लिए, तीनों आप लोग भी लिख लीजिएगा। एक आपका फिकोएस्थेरिन वर्णक जो होता है वो किस में होता है, लाल शैवाल में होता है, और क्लोरोफिल ए और बी जो होता है वर्णक यह किस में, हरा शैवाल में। बाकी फिकोजैंथिन आप लोग तो जान गए कि भूरा शैवाल में होता है, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपका निम्नलिखित में से कौन नियत तापी है। नियत तापी के मतलब क्या होता है बाबू, कि नियत तापी के मतलब होता है या तो ठंडा रहे, या तो बरसात रहे, या तो गर्मी रहे, उसका बॉडी के टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना ही रहता है, उसी को क्या बोलेंगे, नियत तापी अथवा वार्म ब्लडेड। क्या बोलेंगे, वार्म ब्लडेड या नियत तापी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा इतना में से कौन सा ऐसा जीव है जो नियत तापी होता है, उसका शरीर का तापमान की यदि बात करते हैं तो कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे आप लोग यदि देखे होंगे एबीज मैंने कहा पक्षी, एबीज मतलब क्या होता है, पक्षी में मान लेते हैं कोई भी पक्षी को। ऐसे तो आपका जनरली जो है आप मुर्गा या मुर्गी को देखिएगा, गाँव देहात में मुर्गा मुर्गी तो पूरा होता है, शहर में भी होता है, लेकिन गाँव देहात वाला जो देहाती मुर्गी होता है उसको पकड़ लीजिए, कोई के रहे पकड़ लीजिए दौड़ा के, और पकड़ करके क्या करना है, उसका पंखवा के नीचे जब टच कीजिएगा तो उसका बॉडी में देखिएगा कि टेम्परेचर वो क्या रहता है, गर्म रहता है। ठंडा में भी उतना ही गर्म रहेगा जितना कि बरसात में भी रहेगा, और गर्मी में भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा। अर्थात कह सकते हैं कि उसका बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो नियत तापी होता है, नियत रहता है, निश्चित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, यानी वार्म ब्लडेड कौन है, नियत तापी कौन है, तो वह पक्षी होगा। कौन होगा, पक्षी। बाकी ये आपका एम्फीबिया ना, फिशेज, मछली और रेप्टाइल्स, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सब आपका होता है कोल्ड ब्लडेड। क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। लिख लीजिएगा, सभी कोई लिख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जड़ रही टेरिडोफाइटा का वानस्पतिक नाम क्या होता है, बॉटैनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइटा। रूटलेस टेरिडोफाइटा यानी उसमें रूट नहीं रहेगा ना, रूट नहीं रहेगा, यानी रूटलेस मतलब रूट उसमें नहीं रहेगा। और जड़ रहित, रहित के मतलब होता है नहीं रहना, और सहित के मतलब होता है रहना। तो इसमें जड़ नहीं रहेगा टेरिडोफाइटा में ना, टेरिडोफाइटा में जड़ नहीं रहेगा, लेकिन उसका वानस्पतिक नाम बताइए कि वैसा टेरिडोफाइटा जिसमें जड़ नहीं है, उसका वानस्पतिक नाम। मेरे प्रिय विद्यार्थी, वानस्पतिक नाम के मतलब हम बताए थे क्या होता है, वानस्पतिक नाम को ही वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। तो वानस्पतिक नाम को ही वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। तो जड़ रही टेरिडोफाइटा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो वह वैज्ञानिक नाम आपका होगा साल्विनिया। क्या होगा, साल्विनिया। याद रखिएगा वो वैज्ञानिक नाम क्या होगा आपका, साल्विनिया। सभी कोई लिख लीजिएगा साल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्केरिस कम्स अंडर विच फाइलम, एस्केरिस एस्केरिस जो होता है वह किस संघ में आता है। एस्केरिस किस संघ में आता है, यानी किसके अंतर्गत, किसके अंडर में एस्केरिस आता है, किस फाइलम में आता है। तो आप देख सकते हैं कि एस्केरिस जो होता है, आखिर एस्केरिस को ही बोला जाता है गोल कृमि। एस्केरिस को ही क्या बोला जाता है, गोल कृमि। अब एस्केरिस को ही गोल कृमि बोला जाता है, जिसके राउंड वर्म बोला जाता है, राउंड वर्म। अब राउंड वर्म जो यदि बात करते हैं
तो ये राउंड वर्म जो होता है ना, राउंड वर्म जो होता है जिसे गोल कृमि कहा जाता है ना, यह किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो यह आएंगे आपका एस्के हेलमिंथेज के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एस्के हेलमिंथेज के अंतर्गत। तो आप लोग दीमक जानते होंगे, दीमक जो है आप लोग जानते होंगे, दीमक जिसको बोलते हैं कि दिया लग जाना ना, बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाता है। अब कहिए ऐसा क्या नुकसान पहुंचाता है कृमि? तो कृमि हम आपको बता रहे हैं, आप लोग फलेरिया नाम के रोग सुने होंगे, हाथी पाँव जिसे बोला जाता है, एकदम पूरा पैर एकदम हाथी के जैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, वह किसके कारण होता है? कृमि के कारण ही होता है। बहुत नुकसान पहुंचाता है कृमि। और हाथी पाँव रोग अगर किसी को हो गया, फलेरिया रोग किसी को हो गया, तो उसका जीवन में कभी भी ठीक नहीं होगा। कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जो है इसे बहुत खतरनाक होता है। एक आपका फीता कृमि भी होता है। तो एस्केरिस किस संघ में आता है? तो आप लोग समझ गए, एस्के हेलमिंथेज के अंतर्गत। एस्केरिस को ही क्या बोला जाता है? गोल कृमि, जिसे बोलेंगे राउंड वर्म भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया, विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई, यानी कि मानव के नेत्र में ना कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव के नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल, कौन सा? उत्तल लेंस पाया जाता है। याद रखिएगा बाबू, उत्तल लेंस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और आप लोग को ये चीज पता भी होना चाहिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलस्का बाई ना, मोलस्का में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी श्वसन की प्रक्रिया मोलस्का में संपन्न कैसे होती है उस चीज को देख लेना। अब यदि मोलस्का की यदि बात करते हैं बाबू, तो मोलस्का में आपको क्या समझना है, देखना मेरे ध्यान से कि मोलस्का के अंतर्गत आखिर कौन कौन से जीव आते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बता रहे हैं, बाहर में यदि बात करते हैं तो बाहर में कवर होता है, कवच होता है जो कठोर होता है, जो क्या रहता है? कठोर रहता है। जैसे में क्या, घोंघा के नाम आप लोग सुने होंगे, सीप के नाम सुने होंगे ना। यदि हम लोग बात करते हैं, घोंघा हो गया, सीप हो गया ना, सीप के जो आपका इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर में ऐसे रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, आम वगैरह छीलने में काम आता था ना, हम लोग नदी में से उठाते थे, उसको क्या करते हैं, आम उसको छीलने उलने में बहुत सहायता वो करता था ना। लेकिन वो भी जो है वो भी किसके अंतर्गत आएगा? मोलस्का के अंतर्गत। मतलब मोलस्का के अंतर्गत वैसे जीव आएंगे जिसका बाहर वाला कठोर, यदि बात करते हैं बाहर वाला कवच या कवर की बात करते तो कठोर रहेगा और अंदर में बिल्कुल कोमल नाजुक रहेगा। बात समझ में आया? तो जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गया, और कौड़ी की बात करते तो कौड़ी भी वही होता है। जैसे पहले के लोग में क्या कहते थे, तुमको फूटा कौड़ी नहीं देंगे, तो वो कौड़ी क्या, कौड़ी जो है ना वो भी नदी समुद्र में ही मिलता था। तो कौड़ी भी एक जीव था ना, कौड़ी भी क्या था? जीव था। लेकिन वह जीव के यदि बात करते फूट गया तो पहले नहीं चलता था ना, इसी लोग कहते थे पैसा के बदले में पहले कौड़ी चलता था। बात समझे? तो कौड़ी भी किसके अंतर्गत आएगा? मोलस्का के अंतर्गत। घोंघा भी किसके अंतर्गत? मोलस्का के अंतर्गत। तो ये बोल रहा है कि मोलस्का में जितने भी जीव आते हैं उसमें श्वसन यानी रेस्पिरेशन जो होता है उसकी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, किसके द्वारा होती है? तो उसके प्रक्रिया की यदि बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय गिल्स, यानी गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। याद रहेगा सभी कोई के गिल्स के द्वारा जो है ना उसमें क्या होती है? श्वसन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर। अब हम लोग देख लिए कि मोलस्का में श्वसन किस प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, तो गिल्स के द्वारा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोड इज फाउंड इन ना, यानी फिलोड किस में होता है? फिलोड की यदि बात करते हैं तो फिलोड किस में होता है? तो रनर में होता है। किस में होता है? रनर। फिलोड क्या होता है? तो फिलोड समझिएगा, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं बाबू कि ये देखिएगा, यदि हम लोग ये आप देख रहे हैं, पता है, ठीक है, और पता की बात करते हैं तो ये आपको जो होता है ना, देखिएगा जहाँ पे राजस्थान अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र में ना, मरुस्थलीय में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला नहीं होता है। तो ये वाला जो आपका जो होता है डंठल टाइप पे, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपका होता है यही धीरे धीरे चौड़ा इस तरह से ऐसे हो जाता है। जब चौड़ा इस तरह से हो जाता है पूरी तरह से, ये वाला इसलिए नहीं रहता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन अर्थात उत्सर्जन की बात करते हैं तो पानी चूंकि वहां पे तो कम है, जब पानी वहां पर कम है अब ये वाला रहेगा तो इसके द्वारा जो भी पानी रहेगा सब
मतलब क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो पानी निकल जाएगा तो जो वहाँ जो भी पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि ये वाला क्या रहता है, ये वाला नहीं रहता है, और ये वाला जो रहता है पता के रूप में यही रहता है, और यही चौड़ा जो है पूरी तरह से हो जाता है, और चौड़ा हो जाता है। जो जब ये चौड़ा इस तरह से पूरी तरह से हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलोट। तो किसमें होता है, तो रनर में होता है। किसमें, रनर में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, भ्रूणपोष पाया जाता है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है नॉट फाउंड इन, और यहाँ पर हिंदी में बोल रहा है नोट का चर्चा नहीं किया गया है, नहीं का चर्चा नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप नहीं अपना से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको आप सही मानिएगा। जो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग भी होता है तो हिंदी में ही होता है। तो एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, यानी भ्रूणपोष किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा मेज में भ्रूणपोष पाया जाता है, व्हीट में अर्थात गेहूं में भ्रूणपोष पाया जाता है, ऑर्किड में भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, और चावल में भी बात करते तो इसमें भी भ्रूणपोष पाया जाता है। तो क्या बोला था, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। तो भ्रूणपोष किसमें नहीं पाया जाता है, ऑर्किड में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्किड हो जाएगा। बात समझ में आया। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। चलिए, थैंक यू।